नमस्कार, चर्चा द ट्रुथ देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और आज एजुकेशन को लेकर बात करेंगे, शिक्षा को लेकर बात करेंगे, जो हर चीज का एक आधार है। शुरू से ही हम ये चीज दिमाग में लेकर पढ़ते हैं कि अगर हमने अच्छे से पास किया, अच्छे से एग्जाम्स जो हैं वो पास किए, अच्छे मार्क्स ले लिए, तो हमारा भविष्य जो है वो सफल है। क्योंकि हमें बताया भी यही जाता है और सिखाया भी यही जाता है कि अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे तो तमाम वो ज़रूरतें पूरी कर पाएंगे जो आज हम चाहते हैं वो बन पाएंगे। लेकिन तस्वीर जो है वो कुछ और ही नजर आती है जब एक पीएचडी होल्डर, एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई करता है, जब चंद हजार सरकारी नौकरियों के लिए लाखों करोड़ों आवेदन आते हैं और जब उन आवेदनों का खाका जो है, जब उनका डेटा खंगाला जाता है तो तस्वीरें हैरान कर देती हैं। लेकिन क्या इसमें खामी हमारे एजुकेशन सिस्टम की है, या फिर हमारे पास नौकरियां ही नहीं हैं जिससे कि हम उन एजुकेटेड लोगों को एक नौकरी दे सकें, बेस दे सकें, या उनकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए जो चीज वो चाहते हैं वो उन्हें दे सकें? कहां कहीं गड़बड़ है, कहां लूप होल है? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय बलहारा, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से एजुकेशन पर काम करते हैं। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, सबसे पहला तो मैं यही सवाल करूंगा कि लोग सबसे पहले एक्सपर्ट को देखते हैं और यही सवाल करते हैं कि आखिर हम इनकी बातों पे भरोसा करें तो क्यों करें? देखिए, मेरा पूरा बैकग्राउंड जो है वो एजुकेशन का है और एजुकेशन में जितनी शिक्षा भारत में संभव है मैंने वो शिक्षा प्राप्त की है। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता हूँ और एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी मेरा काम जो है प्रशिक्षण देने का है, और केवल इस बात पे कि शिक्षा क्या है। तो लोग चाहे तो मेरी बात मान सकते हैं। बिल्कुल। सर, आज के एजुकेशन सिस्टम की हम बात करें तो शुरू से ही अगर हम स्कूल लेवल से बात करें और ग्रेजुएशन उसके बाद की भी अगर हम बात करें तो एक ही चीज़ दिमाग में डाली जाती है कि अच्छे अच्छे आप मार्क्स ले लो, पास आउट हो जाओ तो अच्छी स्ट्रीम मिल जाएगी जहां आप जाना चाहते हो, जिस फील्ड को आप चूज़ करना चाहते हो। फील्ड चूज़ कर ली, आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई यही सिर्फ एक मकसद है एजुकेशन का, या आपको क्या लगता है कि एजुकेशन का मकसद क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं? देखिए, एजुकेशन का मकसद ओरिजिनली कुछ और था। आज हम मकसद को भूलकर रोबोट्स तैयार कर रहे हैं, और रोबोट्स हम इसलिए तैयार करते हैं, वो तकनीक और वो सॉफ्टवेयर उसमें डाला जाता है जिससे किसी और का काम बन जाए। रोबोट को कभी अपने अच्छे के लिए तैयार नहीं किया जाता है। आज का जो शिक्षा व्यवस्था है, और आज की नहीं, मैं पिछले 200 साल की तो गारंटी ले सकता हूं कि रोबोट्स तैयार करने के लिए और किसी अन्य की ज़रूरतें पूरी करने के लिए नौकर तैयार किए जा रहे हैं। और जब आप शिक्षा के ध्येय को बदल देते हैं, अब हम शायद आगे बात कर पाएंगे कि अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंदर एक बहुत बड़ी खामी जानबूझ के डाल दी गई है। तो पहले से ही जो खराब व्यवस्था थी उसको और ज़्यादा खराब कर दिया गया है। शिक्षा के उद्देश्यों में आप आदिकाल से उठाएं, प्री वैदिक पीरियड और वैदिक पीरियड, और फिर गुरुकुल और आश्रम सिस्टम से होते हुए आप ब्रिटिश एरा में आते हैं और फिर नए भारत के अंदर आ जाते हैं। तो अभी तक मैं खुश था कि जितनी भी नीतियाँ शिक्षा के ऊपर बनी थी उसके केंद्र में मानव था। लेकिन दुख की बात है कि अब जो नीतियां बनाई जा रही हैं नई नीति के नाम पे, उसके केंद्र में मानव और मानव की खुशी और मानव का विकास कतई नहीं है। अब एजुकेशन पॉलिसी 2022 लगाइए, वैसे तो 20 में आ चुकी है। हाँ, 2020। तो उसकी अगर आमुख को आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा है कि भारत को एक ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए शिक्षा, भारत को एक तकनीकी समाज बनाने के लिए शिक्षा। कहीं भी ये नहीं लिखा है। देखिए, एजुकेशन जब साधन बन जाता है तो एजुकेशन का पर्पस खत्म हो जाता है। एजुकेशन साध्य होना चाहिए, किसी चीज़ तक पहुंचने का मीन नहीं है। एजुकेशन खुद में एक परिपूर्ण चीज़ है कि आप पढ़ गए तो आप खुश हो जाएंगे, आप पढ़ गए तो आप अपने विवेक का, अपने तर्क का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, और जब आप विवेक और तर्क का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, आप खुश रहना सीख जाएंगे, तो पूरा का पूरा समाज, पूरी कायनात जो है वो खुशी से भर जाएगी। तो एजुकेशन जो है वो व्यक्तिगत खुशी के लिए, समाज को समझने के लिए, आपसी प्रतिक्रियाएं जो क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं उनको कितना सही ढंग से किया जाए, और जीवन जो मानव का है वो कम से कम कष्टदायी कैसे बन जाए, ये शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि ये उद्देश्य नहीं है। आपको लगता है कि अगर ये उद्देश्य हो तो एक जो उद्देश्य हमें बताया जाता है, फ्यूचर, नौकरी, वो कैसे हासिल होगा? अपने आप हो जाएगा जो उससे। पैमाने तय कर दिए गए हैं उसके। बिल्कुल।
देखिए, मैंने अभी कहा कि खुद की खुशी किस में है ये ढूंढ पाए इंसान। इंसानी बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर कुछ मूलभूत चीज़ों के अलावा कोई क्षमता नहीं होती है। तो क्षमता जो बनाई जाती है उसके लिए शिक्षा को बनाया गया था। अगर मैं थोड़ी सी और लंबी बात करूं तो आप देखिए कि यदि व्यक्ति किसी टापू पे अकेला रहना हो व्यक्ति को, और सभी व्यक्तियों के लिए ऐसी व्यवस्था हो, और मान लीजिए कि भोजन वहां पे उपलब्ध है, तो आपको शिक्षा की कतई आवश्यकता नहीं है। शिक्षा की आवश्यकता कब होती है? जब परस्पर प्रतिक्रिया शुरू होती है, और परस्पर प्रतिक्रिया काम को उत्पन्न करती है। आप मुझसे कुछ चाहेंगे तो बदले में आपको मुझे कुछ देना भी पड़ेगा। ये जो परस्पर प्रतिक्रिया शुरू होती है, ये नियमबद्ध हो जाती है ऑटोमेटिकली। आपको नियम बनाने नहीं पड़ेंगे, ये नियम बन जाएंगे। और जब नियम बन जाएंगे तो वो एक पूरे समाज पे वो नियम लागू होंगे। वो पहले परंपराएं बनेंगी, उसके बाद यूसेज बनेगा, उसके बाद वो कानून का रूप ले लेगा। और वो सारे नियम, नवजात शिशु जब समाज में आए तो हर शिशु को नए सिरे से नियम ना बताने पड़े, बल्कि वो नियम किसी संहिता में बद्ध हो जाए और वो सब के ऊपर लागू हो, तो सब उसको जान भी पाए। आप नियम का पालन कब करेंगे? जब आप नियम को जान जाएंगे। तो जितनी भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं वो आज से या 150 साल पहले से जब भी आई, तो नियमों को जान लेने देने के लिए ये शिक्षा व्यवस्था लाई गई, ताकि मनुष्य जब पहले से रह रहे मनुष्यों के बीच में आए तो प्रतिक्रिया के जो नियम हैं, अदब जो है, व्यवहार जो है, आचरण जो है, उनके जो नियम स्थापित हो गए हैं, उन नियमों को बराबर रूप से सभी लोग जान जाए। कारण ये है कि अगर कुछ लोग नियम नहीं जान पाएंगे तो जान गए हैं वो लोग उनको हाशिए पे धकेलने की कोशिश करेंगे, और वो आदमी वंचित ना रह जाए, इसलिए उसके लिए शिक्षा है कि वो खुद को इतना संबल दे दे, इतनी ताकत, क्षमता दे दे कि कोई उसको वंचित ना कर पाए। क्या जो आज का किताबी ज्ञान दिया जाता है उससे वो क्षमता हासिल कर सकता है? बिल्कुल नहीं हो रही। ये दुख की बात है कि उसमें वो क्षमताएं नहीं है, उसमें वैल्यूज के ऊपर कोई बात नहीं। पूरा समाज और पूरे समाज के जितने धर्म गुरु हैं या पहले जितने महान व्यक्ति रहे हैं, सभी की ये शिकायत रही है, आज के समाज की नहीं है। आप आज से 100 साल या 200 साल पहले भी बात करेंगे, या 2500 साल पहले सुकरात ये कहते कहते मर गए हैं कि मूल्यों का ह्रास हो रहा है, मूल्य खत्म हो रहे हैं। आज भी वही शिकायत है कि मूल्य खत्म हो रहे हैं। मूल्य असल में खत्म कभी नहीं होते हैं। मूल्य जान ही नहीं पाते हैं कि मूल्य किस चिड़िया का नाम है, क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था के अंदर मूल्य है नहीं। जैसे स्वयं की खुशी एक बहुत बड़ा मूल्य है, स्वयं की संतुष्टि, कंटेंटमेंट एक बहुत बड़ा मूल्य है, लेकिन आज हम ये देखते हैं कि शिक्षा दूसरे की संतुष्टि के लिए व्यक्ति को तैयार कर रही है कि आपका बॉस कैसे खुश होगा आपसे, आपका विभाग आपसे कैसे खुश होगा, और आपकी जो पॉलिटिकल जो व्यवस्था है, राजनीति, वो कैसे खुश रहेगी। आज का अगर मैं उदाहरण लूं तो आज की सरकारें तब खुश रहेंगी जब आपके मुंह पे उंगली रखी होगी, आप सवाल नहीं उठाएंगे, जबकि शिक्षा का मूल ध्येय है कि आपको सही समय पे सही सवाल पूछने आए। हम इसी सवाल पे सर वापस लौटेंगे। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सवाल यही रहेगा कि क्या आज का एजुकेशन सिस्टम सिर्फ हमें नौकर बना रहा है या फिर हमें अपने लिए जीना सिखा रहा है? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एजुकेशन को लेकर, और तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे पास हैं डॉक्टर अजय बल्हारा जी, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। तो सर, ब्रेक पर जाने से पहले हम इस बात पर बात कर रहे थे कि एजुकेशन हमें दूसरों के लिए तैयार कर रही है या हमारी अपनी खुशी के लिए हम तैयार हो रहे हैं, या जो हम करना चाहते हैं सिर्फ उसके लिए तैयार हो रहे हैं? क्योंकि सवाल ये है कि हमारे दिमाग में ये चीज़ ऐसे डाल दी जाती है कि आप उसकी नौकरी करेंगे, वो आपका अच्छा भविष्य बन जाएगा, और उसकी नौकरी आप तभी कर पाएंगे जब आप इतने कैपेबल हो जाएंगे। देखिए, आप थोड़ा सा पुराने समय में चलें, जब एक्सचेंज और बार्टर का ज़माना था, जब चीज़ें ले दे के आपस में काम चलता था। आज अगर आप ये भूल जाएं कि मुद्रा नाम की कोई चीज़ है, करेंसी नाम की कोई चीज़ है, तो आपको किसी की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। फिर शिक्षा के उद्देश्य क्या होंगे कि आप किसी न किसी चीज़ का जो समाज के अंदर उपयोगी है उसका उत्पादन करना आना चाहिए। आप बढ़ई बने, आप घड़े बनाएं, आप चारपाई भरें, आप धरती को खोद के उसमें अन्न उगाएं, या आप गाएं,
आप आल्हा उदल गाएं, आप कोई और चीज गाएं, आप संगीत उत्पन्न करें, लेकिन आप किसी चीज का उत्पादन करें और दूसरों को अगर जरूरत, मैंने शुरू में कहा कि वो समाज के लिए उपयोगी चीज भी होनी चाहिए। अगर वो उपयोगी है तो सब लोग सब कुछ नहीं कर पाते हैं। एक व्यक्ति को घड़े बनाना आता है तो हो सकता है उसको अन्न उगाना ना आता हो। जब वो घड़े बनाएगा, काम करेगा, उसको भूख लगेगी तो आपके पास स्वतः आ जाएगा और आपको ऑफर करने के लिए क्या होगा, वो जो आप नहीं कर पाते हैं वो आपको घड़े देगा और आपसे अन्न ले लेगा। मैं आपके पास आऊंगा, आप मुझे संगीत सुनाएंगे, मैं अवसाद से मुक्त हो जाऊंगा, बदले में मैं आपको हो सकता है कपड़ा दे दूं, हो सकता है चारपाई दे के जाऊं, कुछ ना कुछ दे के जाऊं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो नौकर बनाने का सिस्टम शिक्षा के माध्यम से लाया गया वो केवल करेंसी के लिए लाया गया, और ये जो शरारत थी ये पूंजीवाद की देन है। आपको गांव से निकाल के या उत्पादक क्षेत्र से बाहर ले आना, तो उसके लिए करेंसी की जरूरत थी, और उन्होंने जो है छोटी छोटी सिक्के और छोटी छोटी चीजें बना दी कि अब आप अपने गांव के अंदर जो आप स्वयं के ऊपर डिपेंडेंट थे, बाकी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे, आप हमारे पास आए, क्योंकि अब लेन देन का जो सिस्टम है वो इस कागज के टुकड़े से चलेगा। आप आपस में अपने उत्पाद बांट के अपना काम नहीं चला सकते हैं। गांधी जी ने आज से करीब करीब 100 वर्ष पहले ग्राम स्वराज की बात क्यों की थी? क्यों उन्होंने ये कहा था कि भारत के विकास का रास्ता गांव से होकर गुजरता है? क्योंकि वो जानते थे कि एक समय ऐसा आएगा कि व्यक्ति केवल दूसरे को संतुष्ट करने के लिए उसकी गुलामी करेगा और उत्पादन से पीछे हट जाएगा। आप सोच के देखिए कि सभी लोग अगर नौकरी पा जाए, बहुत हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे नौकर बने, और सब इंडिया की बात करें तो सब चाहते हैं कि वो आईएएस, पीसीएस और एचसीएस बने। मान लीजिए मैं भगवान हूं और मैं तथास्तु कहता हूं कि चलिए आपकी सभी की औलादें आईएएस बनेंगी। अब आईएएस खाएगा क्या? सभी आईएएस क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, किस घड़े में पानी रखेंगे? तो मैं ये कह रहा हूं कि समाज के उपयोग में आने वाली तमाम जो सारी चीजें हैं, शिक्षा का ध्येय ये होना चाहिए कि किसी को बढ़ई भी बनने दे, किसी को खिलाड़ी भी बनने दे, किसी को अन्न उत्पादक भी बनने दे, किसी को म्यूजिशियन भी बनने दे, जिसका जो मन है वो बन पाए। और उसके लिए जरूरी है कि वो अपनी क्षमताओं की पहचान कर पाए, अपनी कमजोरियों को दूर करने के तरीके सीखे और खुश रहना सीखे। दो सवाल हैं सर यहाँ पे कि एक चीज ये होती है कि आज का यंगस्टर काफी हद तक इस चीज को जानता है कि उसे वो काम करना चाहिए जहां पे उसे खुशी मिलती है, लेकिन उसके पास जो वो कर रहा है उसे छोड़कर उस जगह जाने का या तो मादा नहीं है, या उसकी सिचुएशंस उसे अलाउ नहीं करती, या फिर उसका बैकग्राउंड वैसा नहीं है। काम सीमित है, नौकरी सीमित है, नौकरी बढ़ नहीं सकती है, नौकरियां घटेंगी, क्योंकि आप जब काम के लिए मशीनों को ले आते हैं तो हाथ की जरूरत कम हो जाती है। जैसे जैसे सो कॉल्ड प्रोग्रेस हो रही है, इसको मैं प्रोग्रेस नहीं कहता हूं, ये डिग्रेस है एक्चुअली, ये विकास नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या होगा कि व्यक्ति से उत्पादन छूट जाएगा और उसके हाथ की कला कौशल की कोई आवश्यकता नहीं होगी। बहुत सारे लोग होंगे जो उसी काम को कर सकते हैं, और इसके कारण जो गला काट प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है वो शुरू हो जाएगी। और यही सिस्टम कर रहा है, आपको कक्षा 1 से आपस में लड़ने के लिए तैयार किया जाता है सीमित संसाधनों पे। देखिए सीमित क्या है कक्षा 1 में? पोजीशंस हैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, उसके बाद कुछ नहीं है। आप सोच के देखिए, आप कभी किसी, आप पंजाब बोर्ड के रिजल्ट उठाइए पिछले 10 साल के, हरियाणा बोर्ड के, बी वॉट एवर बोर्ड एंड बी वॉट एवर स्टेट और बी वॉट एवर कंट्री, यू टेक द डेटा कि उसमें जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाए हुए व्यक्ति थे आज वो कहाँ हैं, और अगर वो कहीं हैं भी, स्थापित हो भी गए, तो बाकी की क्लास जिसमें 40 व्यक्ति थे उसमें से 3 स्थापित हुए, बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग अवसादग्रस्त हो रहे हैं, बाकी लोग समाज को जो है तोड़ने का, लूटपाट का, व्यभिचार का, बलात्कार का ये धंधा जो है मजबूरी में करने लगे हैं। ये शिक्षा की देन है। यानी कि आज के एजुकेशन सिस्टम पर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर यही दिया है तैयार आपने। कर रही है शिक्षा, और हम रो रहे हैं बैठ के।
मैं अपने बच्चे को तो आईएएस बनाना चाहता हूं, लेकिन दूसरे व्यक्ति को काम मिला कि नहीं मिला ये मैं नहीं देख रहा हूं। जब मेरा वही आईएएस बच्चा लंबी गाड़ी लेके एयरपोर्ट से आ रहा होगा तो बाकी जो बच्चे मैंने छोड़ दिए थे, जिनको अनदेखा कर दिया था, वो रोड के दोनों तरफ कुदाली, चाकू, बंदूक लेके खड़े होंगे, क्योंकि उनके पास उनके सामने एक टारगेट है जिसने पैसा कमाना सीख लिया है, अब उसको लूट लेंगे। तो मेरा बच्चा भी सुरक्षित नहीं रहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक हर व्यक्ति के पास हुनर नहीं देंगे, वो व्यक्ति दूसरों को काट के, दूसरों से छीन के अपना पेट भरेगा, क्योंकि व्यक्ति को भूख लगती है। यानी जो रट्टा प्रथा है उसे बंद कर एक कौशल शख्स को दिया जाए, एक इसके बच्चे अलावा इलाज नहीं है। इसके अलावा इलाज नहीं। एक और चीज़ है कि कई नौजवान हायर एजुकेशन के लिए, एक अच्छी एजुकेशन के लिए विदेश जाना प्रेफर करते हैं कि हम विदेश जाएंगे, लंदन जाएंगे या कहीं किसी और कंट्री में जाएंगे तो बेहतर हमें एजुकेशन सिस्टम मिलेगा। तो क्या सिर्फ इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो गड़बड़ है? जी नहीं, तमाम जो दुनिया है उसका एजुकेशन सिस्टम गड़बड़ है। और इस बात से मैं कतई भी ताल्लुक नहीं रखता हूं कि आप बाहर जाके अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा का ध्येय जो है, आप जहां मूलतः पैदा हुए हैं, जहां के नेटिव हैं, वो समाज को समरस बनाना एक उद्देश्य है। और समरस कब बनेगा? जब उस समाज के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर समरसता होगी, प्रत्येक व्यक्ति कंटेंटेड या संतुष्ट होगा। आप किसी को क्या दे सकते हैं? जब हम कानून की पढ़ाई पढ़ते हैं तो ये लिखा जाता है, वन who doesn't have a valid title cannot transfer the same to the other। आपके पास जिस प्लॉट की मालिकाना हक नहीं है, क्या आप मुझे बेच सकते हैं? आपके पास खुशी नहीं है तो आप मुझे खुशी दे सकते हैं। आपके पास संतुष्टि नहीं है तो क्या आप मुझे संतुष्टि दे सकते हैं? ये झूठ का खेल चल रहा है कि मैं संतुष्ट नहीं हूं लेकिन मालिक को संतुष्ट कर दूंगा, वो कभी नहीं कर सकता है। हमने हजारों बार देखा है कि जिस नौकरी को हम अच्छी मानते हैं, आईएएस, हमने हजारों बार देखा है उन लोगों को फांसी पे झूल जाते हैं। इसका मतलब शिक्षा ने क्या दिया? करेंसी कमाने का जरिया तो शायद दे दिया, लेकिन आत्मसंतुष्टि, आत्मचिंतन, सजग रहना, संतुलित, हर एक इवन ऑड के अंदर से किस तरह गुजर जाना है, ये सारी चीजें शिक्षा ने दी नहीं। ये आधा सत्य है। शिक्षा ने छीन ली, ये पूरा सत्य है। क्या बात कर रहे हैं सर। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कहा जाए कि हम ज़रूर कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में होनी चाहिए। मॉरल वैल्यूज़ की हम लोग बात करते हैं, हम कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को हमें बेहतर करने की ज़रूरत है और सरकार भी यही कहती है कि हम एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करेंगे। एक और सवाल है सर मेरा एजुकेशन सिस्टम को ही लेकर, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लूँगा मैं और ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे और एक बेहतरीन सवाल करेंगे सरकार की ओर से कि सरकार कहती है कि हमें एजुकेशन सिस्टम को विश्व स्तरीय बनाना है और उसके लिए हम अग्रसर हो रहे हैं। इसके क्या मायने हैं ये जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एजुकेशन का चर्चा का विषय है, एजुकेशन पर हम बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करने के लिए डॉक्टर अजय बल्हारा हमारे साथ हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। और सर, ब्रेक पर जाने से पहले हमने सवाल ये रखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब एजुकेशन पॉलिसी की बात की, नई एजुकेशन पॉलिसी की बात की, तो ये कहा जाने लगा कि विश्व स्तर की एजुकेशन सिस्टम जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। भारत जो है वो विश्व स्तर का बनेगा। लेकिन अगर पूरी दुनिया का ही एजुकेशन सिस्टम आपके हिसाब से गड़बड़ है तो विश्व स्तर बनाने का क्या ही मकसद? देखिए, मैं फिर से कहूँगा कि देश का दुर्भाग्य है कि जब शिक्षा की नीति बनती है तो उसमें शिक्षाविद ही गायब है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा कि कौन चेयरमैन रहे और कौन कमेटी के मेंबर्स थे और कौन उस वक्त शिक्षा मंत्री थे और उनका शिक्षा से क्या था। अगर ऐसे व्यक्ति जो नासा में वैज्ञानिक के तौर पे काम कर रहे हैं, अगर ऐसे व्यक्ति जिनका मूल धंधा ही केवल राजनीति करना है, अगर ऐसे व्यक्ति जो कहीं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, वो व्यक्ति अगर शिक्षा और वो भी मौलिक शिक्षा पे कोई नीति बनाएंगे तो वो दुर्भाग्यपूर्ण के सिवाय कुछ नहीं बन सकती है। उन व्यक्तियों का ध्येय है, वो उस ध्येय के अनुसार उसको माफिक कैसे आए, उस काम को पूरा करने के लिए किस तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, किस तरह के रोबोट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उनका ध्येय सिर्फ इतना है कि वो रोबोट्स कैसे उत्पन्न किए जाएं। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी जो शिक्षा नीति आई है, इससे पहले जितनी शिक्षा नीति हैं, खासकर मैं मेंशन करना चाहूँगा एक अच्छे व्यक्ति का नाम, प्रोफेसर यशपाल का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने 1993 के अंदर लर्निंग विदाउट बर्डन की थ्योरी पे काम किया था। क्यों किया था उन्होंने? क्योंकि वो
टैगोर दा को पढ़ चुके थे, उनसे प्रभावित थे। आप पुरानी शिक्षा नीति को उठाएं, आप 68 में भारत में, स्वतंत्र भारत में पहली शिक्षा नीति आई थी, उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। आप देखिए कि व्यक्ति से किस तरह नीतियां प्रभावित होती हैं। इंदिरा गांधी ने गुलामी वाला भारत भी देखा था और आज़ादी वाले भारत के अंदर उन्होंने पदार्पण किया था। उनको पता था कि जब तक हैवी इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी तब तक भारत का उत्थान शुरू नहीं होगा। तो उनकी प्रायोरिटी क्या रही होंगी? वो आमूल चूल परिवर्तन यानी रेडिकल चेंज की बात करती थी, थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन, थ्रू हैवी इंडस्ट्रीज और रोड। इसके लिए उसके बाद जब दूसरी नीति बनती है 1986 के अंदर, तो आप याद कीजिए कौन प्रधानमंत्री थे? उनके सुपुत्र राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। क्या दिया उस नीति ने? आपको ITIs और IITs दी। क्यों? क्योंकि वो वैज्ञानिक सोच के आदमी थे और वो विज्ञान के द्वारा समाज का भला करना चाहते थे। उसके बाद समय एकदम से पलटी खाता है। मैं आपको एक वैश्विक घटना बता दूं, शीत युद्ध चल रहा था। हम, हालांकि हमारा पंचशील का सिद्धांत था, नॉन अलाइनमेंट, हम गुट निरपेक्ष कहे जाते थे, लेकिन अंदर खाते हम USSR के साथी थे। अमेरिका के और USSR के शीत युद्ध के कारण हम एक तरफ अलाइंड थे, हालांकि हम कहते थे कि हम नॉन अलाइंड हैं, लेकिन हम उसकी तरफ थे। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रभावित किससे था? USSR से। और वहां पे क्या था? कम्युनिज्म था, समाज की बात थी, कम्यून की बात थी। लेकिन अमेरिका के अंदर उस वक्त पूंजीवाद था। जैसे ही 1991 में, आप दिसंबर में 13 दिन याद कीजिए, और उस समय प्रधानमंत्री होते हैं VP सिंह। VP सिंह को एक महीने में 3-4 बार माइकल गोर्बाचोव के पास जाना पड़ा था अपने सॉफ्ट लोन माफ कराने के लिए। और उन्होंने कहा था कि हमारे ये जो $मिलियन के आपके ऊपर ऋण है, ये आपको लौटाने होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा घर टूट गया है। USSR का विघटन जो है हमारी शिक्षा के ऑलरेडी लचर ढांचे के ऊपर एक और गहरा आघात दे गया। आप देखिए, SSA आपने सुना होगा, सर्व शिक्षा अभियान, उसके बाद RSA, उसके बाद USA, उसके बाद उससे पहले DPEP, ये तमाम प्रोग्राम क्या क्या दर्शाते हैं? इन तमाम कार्यक्रम में शिक्षा के अंदर बाहर का पैसा आना शुरू हुआ। और वो बाहर का पैसा कहाँ से आ रहा था? यूनाइटेड नेशन से, यूनेस्को से पैसा आ रहा था, जिसको संचालित कौन कर रहा था? दूसरी धुरी यानी अमेरिका। यहां से भारत का जो शिक्षा व्यवस्था है वो यू टर्न लेती है। और जो शिक्षा व्यवस्था, प्रोफेसर यशपाल जैसे लोग जो ये चाहते थे कि इंसान के परिपूर्ण होने के लिए शिक्षा दी जाए, उसके खुश और संतुष्ट होने के लिए शिक्षा दी जाए, उसके बदले शिक्षा के मायने और उद्देश्य बदल गए कि आदमियों को नौकर बना दो रोबोट्स की तरह से। वो समाज की नहीं बल्कि आर्थिक उन्नति, आप बहुत बार प्रधानमंत्री को सुनते हैं, और मैं माफ़ी मांगते हुए उनकी आलोचना कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी, जब आप आर्थिक विकास की बात करते हैं तो आर्थिक विकास किस चीज़ का होता है? देश कोई नक्शा है क्या? देश केवल मशीनें हैं क्या? देश का विकास तब होता है जब मानव का विकास होता है। देश के अंदर रहने वाले लोग देश होते हैं, ना कि उनके नक्शे। लेकिन आज दुख की बात यह है कि दूसरे देश के पास कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी है और हमारी कितने ट्रिलियन की हो जाएगी तो मैं अच्छा प्रधानमंत्री कहलाऊंगा। मैं कहता हूं कि आप देश से करेंसी भी खत्म कर देंगे तो भी आपका देश सबसे उन्नत और सबसे अच्छा हो सकता है, बशर्ते आप लोगों की इंटरनल खुशियों के लिए काम करें, उसके लिए नीतियां बनाएं। किस चीज़ पर जो है वो आज के नौजवान या जो स्टूडेंट्स हैं जो भरोसा कर रहे हैं, अगर तमाम चीज़ें ही गड़बड़ हैं, एजुकेशन सिस्टम ही गड़बड़ है, तो वो कहाँ जाएं? किस पर भरोसा करें और किस तरीके की एजुकेशन लें? खुद पे भरोसा करें, गांव को लौटें। गांव का मतलब यहां से एक अंडर डेवलप्ड एरिया नहीं है। गांव का एक बहुत वृद्ध मायना है कि वहां पे केवल आप देखिए गांव में कौन कौन लोग हैं, आज कौन बच गए हैं। जिस व्यक्ति को किसी और को संतुष्ट करना आ गया, किसी का नौकर बनना मंजूर हो गया, वो आज गांव का हिस्सा नहीं है। एक बच्चे को नौकरी दिलाइए, गांव छोड़ के तुरंत किसी शहर में या सबअर्ब एरिया के अंदर आ जाएगा। गांव में वो बचा है जो कुछ न कुछ उत्पादन कर रहा है या उसके परिवार में किसी चीज का उत्पादन हो रहा है। गांव की व्यवस्था को पूरे देश की व्यवस्था बनाना होगा जहां हर व्यक्ति के लिए उत्पादन आवश्यक होगा। यानी जैसे मॉडर्नाइजेशन कहा जा रहा है उसकी जरूरत नहीं है। किस लिए मॉडर्न बनना है? आपको क्या करना है? आप और मशीनें बना के लोगों के हाथ खाली कर देंगे।
वो काम नहीं करेंगे, वो अवसादग्रस्त होंगे और उन हाथों से जो खाली हो गए हैं उनसे उनके पास असमत लूटने और गला दबाने के अलावा कोई काम नहीं बचेगा। उन हाथों को काम दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी घोषणा की थी कि हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे। दुख की बात है कि पिछले अकेले 1 वर्ष में 1 करोड़ से अधिक हाथ जो है वो खाली हो गए हैं। वो 2 करोड़ हाथ एक दूसरे को नोच रहे हैं, उनके हाथ में धर्म के सिंबल आ गए हैं, वो धर्म के नाम पे एक दूसरे को काट रहे हैं, उनके अंदर लिंग अनुपात खराब होने की वजह से वो दूसरे की बेटियों को उनको अपना शिकार बना रहे हैं। ये हाथ और ये दिमाग अगर खाली रहे और मशीनों ने इनकी जगह ले ली तो समाज रहने लायक बिल्कुल नहीं रहेगा। काम छोटा बड़ा की परिभाषा जो है दिमाग में सेट हो रखी है, उसका क्या करेंगे? वो लोग जो काम को छोटा मानते हैं वो कभी अपना टॉयलेट साफ करें, नालियाँ साफ करें। जब उनका जो टॉयलेट है बैक मारने लगता है तो उनको याद आते हैं वही लोग जिनको वो छोटे लोग कहते हैं कि गटर में घुसे कौन और उसको ब्लॉकेज को हटाए कौन। मैं कहता हूँ काम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता और हर काम की अपनी एक गरिमा है और हर काम ज़रूरी है। हम इसी धारणा को लेकर अगर नीतियाँ बनाएं कि बचपन से लोगों की क्षमता को जाना जाए, बच्चा क्या करके खुश होगा, क्या बच्चा प्रकृति में रह के खुश होता है, क्या बच्चा मिट्टी से भवन निर्माण की कला सीख रहा है, क्या बच्चा अकेले में बैठ के गुनगुनाना सीख रहा है, क्या बच्चा कलाबाजियां अच्छी करता है, वहां से आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप मेडिकल, नॉन मेडिकल और कॉमर्स जैसी फैकल्टी ही रखें। आप फैकल्टी बनाएं घर बनाने वाली, आप फैकल्टी बनाएं मटके बनाने वाली, आप फैकल्टी बनाएं कि ये जो है आर्टिसन बनेगा, आप फैकल्टी बनाएं खेल वाली और दे दीजिए आप 5वीं से आगे ऑप्शन। ये जो शिक्षा व्यवस्था है ये किसी अन्य की जरूरत पूरी करने के लिए शिक्षा व्यवस्था बहुत चतुराई से बनाई गई है और ये विनाश की ओर लेके जाएगी। थैंक यू सो मच सर, आज आप आए। बहुत बेहतरीन जवाब और आई एम श्योर कि जितने भी नौजवान हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा और कहीं ना कहीं अपने आप पर एक सवालिया निशान ज़रूर खड़ा हुआ होगा। थैंक यू सो मच सर, आप आए। सवाल कई हैं लेकिन वक्त जो है वो इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन हम यहीं पर नहीं रुकेंगे। एक और भाग अगले हफ्ते इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। अजय बल्हारा हमारे साथ होंगे और एजुकेशन सिस्टम पर ही कई हमारे सवालों के जवाब देंगे। लेकिन आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी इसी मसले को लेकर। चर्चा द ट्रुथ में हम बातचीत करेंगे।